हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, लगातार जिस तरीके से हम लोग चीन को कवर कर रहे हैं या चीन की सारी नीतियों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसी तरीके की एक और युद्ध नीति जिसे हम सलामी स्लाइसिंग के नाम से पूरी दुनिया के अंदर जानते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसको आज के दिन चीन अपना रहा है। इस सलामी स्लाइसिंग में क्या होता है, या ये सलामी स्लाइसिंग है क्या, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, या पूरा का पूरा इसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में आपको पूरी की पूरी डिस्कशन और डिबेट करके आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि 30 जुलाई से हम लोग अपना एक नई ऐप लॉन्च कर रहे हैं, और इस 30 जुलाई के ऐप जो लॉन्च का प्रोसेस है, उसके अंदर हम इस ऐप में आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके अंदर हमारी लाइव क्लासेस से लेकर हर चीज़ आप लोगों को अवेलेबल मिलेगी। तो दोस्तों, हमारी उस ऐप का इंतज़ार कीजिए, और अगर आप हमसे अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो 20 जुलाई से हमने एक नया बैच लॉन्च किया है, जो अभी भी पूरे ही इनिशियल फेज़ में है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारी काउंसलर के साथ कॉन्टैक्ट करके, काउंसलर से बात करके हमारे उस बैच का आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक है सलामी स्लाइसिंग। अब जो चीन है वो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन अगर इस रहस्य की बात करें तो वास्तव में उस रहस्य में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी एक युद्ध नीति है, उसकी एक रणनीति है। तो आज के दिन मैं आप लोगों को इस युद्ध नीति और इस रणनीति के बारे में डिस्कशन करके बताने वाला हूं कि असलियत में चीन का मामला क्या है, वो कर क्या रहा है। तो सलामी स्लाइसिंग को अगर आप देखते हैं तो यहां आपको पता लगेगा कि छोटे छोटे कदमों के द्वारा, बहुत ही छोटे छोटे कदमों के द्वारा, जिसमें सामने वाले अपने उसके दुश्मन को पता ना हो, बहुत छोटे और बहुत तेज कदमों के द्वारा पहले किसी भी शांत इलाके को डिस्टर्ब डिक्लेयर कर देना, किसी भी शांत इलाके को डिस्टर्ब डिक्लेयर कर देना। और जब उस को डिस्टर्ब डिक्लेयर कर दोगे तो उसके बाद उस इलाके पर झगड़ा करना, और जानबूझकर। ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है, उससे पहले आप इस पॉलिसी को समझने के लिए आप इतना समझिए कि आप लोग एक क्रोनोलॉजी को देखिएगा। क्रोनोलॉजी ये है कि लगभग 2013 के आसपास आप लोगों को दमचौक मामला इशू नज़र आया, 2006-07 के आसपास। उसके बाद आपको डोका लाना, 2014 के अंदर वही दमचौक यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा। इसी तरीके से 2017 में आपको डोका ला नज़र आएगा। इसी तरीके से ये जैसे जैसे एक दो इलाके ऐसे थे, डोका ला के अंदर तो भारत की सेना जो है वो 73 दिन तक आमने सामने खड़ी हुई थी। इसी तरीके से जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी सिचुएशंस को और देखते हैं तो छोटी मोटी मुठभेड़ आए दिन वहाँ से होती हुई नज़र आई। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ देख रहे हो, तो सबसे पहले जैसे ही ये कोविड-19 का फेज़ शुरू हुआ, तो आप लोगों को एकदम से परिस्थितियाँ बदलती हुई नज़र आई। सिक्किम के अंदर आपको नाकूला की खबर आई कि भाई वहाँ पर हमारे सिपाहियों ने चीन के सिपाहियों को पीटा। उसके बाद जैसे ही नाकूला था, वहाँ से एकदम से आपको 500 लेख की खबर आई कि भाई यहाँ पर मामला शुरू हो चुका है। 500 लेख के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन ख़त्म किया नहीं था, उससे पहले आप लोगों को गलवान वैली की खबर आई। और गलवान वैली की जैसे ही खबर आई, एकदम से आपको पता लगा कि डेप्सांग के ऊपर कहीं ना कहीं कलेश शुरू हो चुका है, और चीन की सेनाएं वहां पर भी इंक्रोचमेंट कर चुकी हैं या घुस चुकी हैं। जब तक डेप्सांग का मामला शांत होता, एकदम से यहाँ नज़र आया कि भूटान के पूर्वी सेक्टर के ऊपर उन्होंने कब्जा कर, मतलब अपना दावा ठोक दिया, और यहाँ तक कि अपना तवांग एरिया, आपका जो तवांग एरिया है, उस पर भी अपना दावा सीधा सीधा उन्होंने मजबूत कर रखा है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर चीन की कौन सी युद्ध नीति नज़र आती है, या कैसी युद्ध नीति नज़र आती है, वो देखा जाए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या वाली बात यही है कि यहाँ पर कोई चीन की युद्ध नीति नज़र आने की जगह वहाँ सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है कि चीन कोई ऐसा खेल खेल रहा है कि भारत की सरकार या भारत की सेना या भारत की जो पूरी व्यवस्था है वो समझ नहीं पा रही कि हो क्या रहा है या किस तरीके से। इसीलिए वो टेम्परेरी बेसिस पर कहो या कैसे भी कहो, वो बहुत ही तरीके से एक मिररिंग डिप्लॉयमेंट, यानी जितनी उनकी सेना है उतनी हमारी सेना है, उतना ही एक डिप्लॉयमेंट लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी न किसी तरीके से मामले को निपटाने की या मामले को परिस्थितियों को अपने फेवर में बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ असलियत में जनरल विपिन रावत का एक बयान भी है जो समझ में आता है, और वहीं से आप लोगों को यहाँ पर सलामी स्लाइसिंग का एक मामला नज़र आएगा, या सलामी स्लाइसिंग की एक टैक्टिक का
एक डिस्कशन नज़र आएगा कि असलियत में सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। सलामी स्लाइसिंग क्या होता है? मान लिया आपके पास कोई भी एक सब्जी है या किसी भी एक तरीके का टुकड़ा है, तो तेज़ी के साथ क्या करो, इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल कर भाग जाओ, या फिर उसके बाद फिर आओ और थोड़ा सा अगला टुकड़ा, फिर थोड़ा सा, थोड़ा करते करते पूरे की पूरी धीरे धीरे पूरे के पूरे इलाके को या पूरी की पूरी सब्जी को या पूरा का पूरा जो भी पीस ऑफ समथिंग है उसे डाइजेस्ट कर जाओ, गायब कर जाओ। यही दूसरा तरीका आपने रेल की सीट के मामले में देखा होगा। कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, पहले वो क्या करेंगे, जैसे ये वाली आपकी बर्थ है, इस बर्थ के इस छोटे से कोने के ऊपर वो आकर बैठ जाएंगे और धीरे धीरे इस बर्थ के ऊपर बैठ के धीरे अपना एरिया बढ़ाते जा रहे हैं और आपका एरिया सिकोड़ते चले जा रहे हैं और पूरी की पूरी अपनी सीट को ऑक्यूपाई करके वहीं आपको बैठे हुए नजर आएंगे। ये भी जो रेल के अंदर एक आम आदमी करता है वो भी सलामी स्लाइसिंग का ही एक एग्जाम्पल है, जो ट्रेन की बर्थ के लिए काम होता है। वही सिस्टम यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, वही सिस्टम आप लोगों को यहाँ नजर आएगा जो चाइना कर रहा है। चाइना ये कर रहा है कि असलियत में आपके एक छोटे से इलाके के ऊपर आकर बड़ी तेजी से आएगा और वहां पर डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। बहुत तेजी से आएगा और चुपचाप अपनी सेना को वहां पर लाकर बिठा देगा और जैसे ही वहां पर लाकर बिठाएगा, नॉर्मली ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि पकड़ में ना आए, एक स्टेल्थ फॉर्म में होती है। स्टेल्थ मिलिट्री ऑपरेशन होता है जो किसी को जल्दी से पकड़ में नहीं आता और वो तब तक वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर दूसरी चीजें कर लेंगे। उसके बाद जब तक उसके पड़ोसी देश को पता लगेगा, एक डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। पहले वो इलाका डिस्प्यूटेड नहीं था, मान लिया ये रीजन है, पहले डिस्प्यूटेड नहीं था, लेकिन चीन चुपके से आया और वहां पर आकर बैठ गया। चीन चुपके से आया और वहां पर आके बैठ गया। आपके लोग वहां पर पहुंचे, उस चाइना का कोई भी पड़ोसी देश हुआ, वो जब तक वहां पर पहुंचा तब तक पता लगा, तब उसके बाद उसने कहा ये तो जगह हमारी है। अब चीन कहेगा चलो बात कर लेते हैं, ये तुम्हारी जगह नहीं है, चलो बात कर लेते हैं, ये तुम्हारी जगह नहीं है, चलो बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सलामी स्लाइसिंग है, इसमें वो इशू जो है वो इतना छोटा सा होता है, वो इशू इतना छोटा सा होता है कि उस छोटे से इशू के अंदर वॉर नहीं होगी, ये पक्का है। वो एक छोटा सा इशू इस तरीके का है, वॉर नहीं होगी वो पक्का है। लेकिन वो जो टेरिटरी है, जिस जगह पर चीन आकर बैठा है, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, ये भी पक्का है। वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, वो भी पक्का है, ये समझ लीजिए। मान लिया एक अच्छी इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, उस पर कब्जा कर लिया, मान लिया एक इंपॉर्टेंट दूसरी लोकेशन है, उस पर कब्जा कर लिया। जब तक इंडिया या दूसरा कोई भी नेबर जिसके साथ ये लड़ाई चल रही है वो पहुंचेगा, तब तक तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। चीन वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका होता है। अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, अब वॉर वो करेगा नहीं क्योंकि मामला इतना छोटा सा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है और उस पर डिस्प्यूट करके अब वो बार्गेन करेगा, बातचीत करेगा कि चल ठीक है यार, 2 फुट मैं पीछे हटता हूं, 2 फुट तू पीछे हट। गालवान वैली में यही तो हुआ, गालवान वैली के अंदर यही हुआ। गालवान वैली इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं थी। चाइना के लोग एकदम से आए और गालवान वैली में आकर बैठ गए। उस वैली में जैसे ही आकर बैठे, आपकी इंडियन फोर्सेस को जब तक पता लगा तब तक उन्होंने अपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाकर तैयार कर रखा था। अब आपकी आर्मी पहुंची और उसने देखा यहां तो था ही नहीं, अब कैसे हो गया। अब चीन कहता है चलो बात कर लेते हैं। 500 लेक के अंदर भी ऐसा ही था कि भाई वो जो 8 फिंगर्स बताते हैं, वो जो 8 फिंगर्स बताते हैं, चीन 8वीं फिंगर पर था और इंडिया वाले 4थी फिंगर पर थे। अब प्रॉब्लम समझिए, 4थी फिंगर पर थे और 6ठी फिंगर तक जा सकते थे। चाइना वाले आकर 4थी फिंगर पर बैठ गए और तुम्हारे बिल्कुल सामने आकर बैठ गए। अब इंडिया को 4थी फिंगर, कई मामलों में तो 4थी फिंगर तक जाने से ही मना कर दिया। असलियत में तुम्हें वहां तक रोकना चाहिए था चाइना को, लेकिन तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, तुम्हारा वहां पर अवसंरचना नहीं है, या वो चीन वाले बड़ी तेजी के साथ आए और इस इलाके पर कब्जा कर लिया। अब ये पूरा इलाका डिस्प्यूटेड हो गया। पहले क्या था, पहले अगर आप देखें तो 500 लेक जो है, 500 लेक जो है, अगर हम ये 8 फिंगर्स बना रहे हैं,
इस तरीके से, तो असलियत में इन 8 फिंगर्स में अगर 500 लेक का मामला देखा जाए तो दोस्तों चाइना इस 8वीं फिंगर पर अगर मौजूद है तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी फिंगर नंबर 4 से लेकर फिंगर नंबर 8 के बीच की थी। चीन ने क्या किया, फटाफट से आया और फिंगर 4 पे आके बैठ गया और आपको यहां जाने से मना कर दिया। अब ये कहा कि हम तो नहीं हटते, अब बात कर लेते हैं। खूब बात करोगे, खूब बात करोगे, खूब बात करोगे, कहेगा ठीक है हम फिंगर नंबर 6 तक चले जाते हैं। अब ये इलाका हमारा हुआ 4-5 किलोमीटर का, अब ये डिस्प्यूटेड इलाका है। असलियत में तुम्हें भी 2 कदम मैं पीछे हटा, 2 कदम तुम पीछे हटो, यानी इंडिया 4 से 2 पे आ गया और वो 8 से 6 पे। असलियत में वो 4 कदम आगे आके 2 कदम अगर पीछे हटा, 2 कदम तो अभी भी उसके पास आ गए। ये है टेरिटोरियल गेन, ये है टेरिटोरियल गेन। और इसी टेरिटोरियल गेन के अंदर अब पेशेंस से किया जाएगा। इस छोटे से मामले के ऊपर लड़ाई नहीं होगी, ये पक्का है। इस छोटे से मामले पर लड़ाई नहीं होगी, ये पक्का है। लेकिन ये भी पक्का है कि इस इलाके के ऊपर चाइना का अब कब्जा है। अब जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो 2 से लेकर 6 के बीच की है, यानी इंडिया को अपने ये 2 पॉइंट गंवाने पड़े और उन 2 के ऊपर से दावा खत्म हो गया और पिछले 2 पर चाइना का कब्जा हो गया। असलियत में चीन को 6 पॉइंट्स का फायदा हो गया। जब वो 6 पे आ जाएगा अगली बार जब भी डिस्प्यूट होगा तो 4 पे होगा, उससे अगली बार डिस्प्यूट होगा तो 2 पे होगा। इसी टेक्निक को कहा गया सलामी स्लाइसिंग। वही चीज आप गलवान वैली के अंदर देख सकते हैं। गलवान वैली में हुआ क्या, गलवान वैली को अगर आप देखते हैं तो असलियत में चीन जो है लगभग 8 किलोमीटर के आसपास के इलाके में मान लिया अंदर आया, या 5 किलोमीटर के इलाके के अंदर आया। अब ये असलियत में टेरिटरी इंडिया की यहां तक थी, इंडिया की टेरिटरी यहां तक थी और चाइना इसके पीछे था और ये पूरा इलाका भले ही डिस्प्यूटेड था। अब हुआ क्या, चीन आ गया यहां पर 8 किलोमीटर आगे। अब इंडिया को पता लगा कि ठीक है ये यहां पर आ गया, अब आप भी यहां पर पहुंच गए। पहले ही वो कब्जा करके बैठा हुआ है, अब आप लगे हुए हैं बातचीत करने में और दबा के बातचीत करने में। नतीजा क्या हुआ, वो कहेगा ठीक है मैं 1.5 किलोमीटर पीछे हटा, आप भी 1.5 किलोमीटर पीछे हटो। फिर वो कहेगा ठीक है मैं 1.5 किलोमीटर पीछे हटा, ये इलाका तो मेरा हो गया, यानी इंडिया का इतना इलाका चाइना के कब्जे में चला गया और आपका अब जो डिस्प्यूटेड इलाका था, जो इधर वाला हो सकता था, अब ये वाला डिस्प्यूटेड इलाका है। सलामी स्लाइसिंग, सलामी स्लाइसिंग यही तो है। चीन ने धीरे से आपके इस इलाके पे कब्जा कर लिया, लेकिन आप चीन को पता है कि उस हद तक चलाते रहो जब तक आप लड़ाई ना हो जाए। और अगर लड़ाई होगी तो चीन को पता है कि पूरी दुनिया आ जाएगी, तो धीरे धीरे वो आपके थ्रेशहोल्ड को चेक कर रहा है, वो आपके थ्रेशहोल्ड को चेक करता है। और ये अकेले इंडिया के साथ नहीं है, ये साउथ चाइना सी में भी है, ये जापान के साथ भी है, ये ताइवान के साथ भी है। जापान की सी कोस्ट के पास अपने मिलिट्री नेवल शिप्स भेज देना, ताइवान के एयर स्पेस के अंदर अपने हवाई जहाज़ भेज देना, वियतनाम के जो टेरिटोरियल सी है उसके अंदर अपने शिप्स भेज देना, साउथ चाइना सी के अंदर दावा ठोकना, वियतनाम की नाव डुबो देना, इंडोनेशिया की नाव को धमकी देना। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि चीन धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग के द्वारा एक एक कदम, जो धीरे धीरे किसी को भी पता ना लगे, आगे बढ़ाता है, बिल्कुल धीरे धीरे, और उसके बाद डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। बस इतना रखता है कि लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन कब्जा करते रहेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन एरिया पर कब्जा करते रहेंगे, ये पक्का है। जब ये सिचुएशन आएगी कि लड़ाई नहीं करेंगे और एरिया पर कब्जा करते रहेंगे, तो वही चीज़ उसको टेरिटोरियल गेन करवाती है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कब्जे करवाती है और अपने जो पड़ोसी हैं उनके ऊपर दबाव बनाए रखने का काम करवाती है। चीन की ये सबसे ज़बरदस्त नीति है, सबसे ज़बरदस्त पॉलिसी है। अब यहाँ इंडिया को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इंडिया डू और वाई इंडिया इज टॉलरेटिंग सच एंड वाई चाइना इज कैपेबल टू डू सो। चीन ऐसा करने में सक्षम क्यों है वो समझ लीजिए। असलियत में चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो अल्टीमेट है इस इलाके में।
इसमें चाहे आप रोड ले लो, चाहे आप इसमें रेलवे ले लो, चाहे आप इसमें एयरपोर्ट ले लो, चाहे आप इसमें हेलीपैड ले लो, चाहे आप इसके अंदर रडार सिस्टम ले लो, या जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काउंट कर सकते हैं, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने अपने इस इलाके में बॉर्डर के काफ़ी पास तक डेवलप कर रखा है। और उसके बाद सर्विस लेन्स इतनी तेज़ी से डेवलप कर रखी हैं कि किसी भी इलाके के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, मतलब तेजी के साथ पहुंचा जा सकता है। उसके बाद इन्हीं इलाकों में पीछे की तरफ अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रखी है, और जो भी सोर्सेज हैं उसमें पता लगता है कि 5,000 से 15,000 के करीब आर्मी यहां पर हमेशा प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत शॉर्ट नोटिस ऑफ टाइम के अंदर उस इलाके पर जाकर पहुंच जाती है, बातचीत होती है और उसके बाद कब्जा हो जाता है। वहीं अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हालत बहुत खराब है, और 2017 तक तो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। मैक्सिमम आप ये देखिए 73 रोड्स जो बननी थी, 73 रोड्स जो बननी थी उसमें सिर्फ 14 बनना शुरू हुई थी 2015 तक। 73 रोड्स में से 14 रोड्स बनना ही शुरू हुई थी, बाकियों का नामो निशान ही नहीं था। इसी तरीके से अप्रॉक्सीमेट 19 रेलवे लाइंस का प्रपोजल था पूरे इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर, और मजे की बात ये इनमें से कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ था। कैन यू इमेजिन हम किस लेवल तक के लोवेस्ट थॉट प्रोसेस में थे या लोवेस्ट स्ट्रेटेजी के अंदर थे, वो आप सोच सकते हैं कि रोड नेटवर्क नहीं है, रेलवेज लाइन नहीं है। समस्या यही है कि हमारे जो सैनिक हैं, जब तक उनको पता लगता है, उनको उस लोकेशन तक जितनी दूरी चीन वाले कुछ मिनट्स में यानी 30 मिनट्स के अंदर पूरी करते हैं, इंडिया वालों को वही दूरी 9 घंटे से लेकर 3 दिन तक में पूरी करनी पड़ती है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बॉर्डर्स जो हैं वो सुरक्षित रहते। इस सरकार ने आके बॉर्डर डेवलपमेंट, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, उसमें तेजी दिखाई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चाहे वो डोकालाम का मामला हो, चाहे वो दौलत बेग ओल्डी वाला मामला हो, वहां पर जो सड़क बनी है उसका मामला हो, जो ये सरकार है इसने डेवलपमेंट काफी करी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आपकी सरकार इसीलिए पीछे रह जाती थी, आपकी जो सेना है वो इसीलिए पीछे रह जाती थी क्योंकि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आपके जो सड़कें हैं, आपके जो बॉर्डर हैं, उसमें बेसिक रोड्स तक नहीं थे। पहली बार ये मामला इतना ज़्यादा इसलिए उछला क्योंकि जिस गलवान वैली के अंदर चाइना पहुंचा वहां तक रोड मौजूद था, तो भारतीय सेना भी उतनी ही तेजी के साथ वहां पर पहुंची और मिररिंग जो अपॉइंटमेंट थी वो हुई, मिरर डिप्लॉयमेंट हुआ, जिसका मतलब यह है बराबरी के तौर पर सेना लड़ी, बराबरी के तौर पर सेना खड़ी होती हुई दिखाई दी। और यही एक रीजन है कि उसका नतीजा यह है कि आज के दिन मामला आपको बड़ा नजर आ रहा है। यहीं पर जनरल विपिन रावत का जो बयान है वो साफ है कि एक तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ तो ध्यान देना ही पड़ेगा, लेकिन आपको ऑल टाइम रेडी सिचुएशन के अंदर रहना पड़ेगा, ऑल टाइम रेडी सिचुएशन में रहना पड़ेगा कि कोई भी मिसकंडक्ट जो है, कोई भी सिचुएशन ऐसी आ सकती है, कोई भी सिचुएशन ऐसी आ सकती है जिसके अंदर कोई भी ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है जिसके अंदर आपको किसी भी समय युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है। तो आपको युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में, और कोशिश करें अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें, एक कदम भी पीछे ना हटें, और हो सके तो अपने एरियाज को रीऑक्यूपाई करने की कोशिश करें अनटिल अनलेस वही स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी आपको भी अपनानी पड़ेगी। लेकिन उसका बेसिक रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन है बॉर्डर के ऊपर रोड्स होना, बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना, बॉर्डर के तक रेलवेज पहुंचना। क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, असलियत में रियलिटी ये है कि ये जो पूरा इलाका चाइना का है, ये सारे का सारा प्लेट्यू है और यहाँ सीधी रोड बनाई जा सकती है।
इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा जो रीजन है ये पूरा माउंटेन्स से भरा हुआ है और माउंटेन्स इतने ज़्यादा हैं कि इस टेरेन को क्रॉस करना ही अपने आप में चैलेंजिंग होता है और चाइना इस पूरे टेरेन पर कब्जा करके आपकी नेक को अपने हाथ में लेना चाहता है। तो दोस्तों ये एक टेक्निक के ऊपर हमने छोटा सा डिस्कशन किया जिसके अंदर अगर आप देखें, हालांकि हमारी गवर्नमेंट इस समय की जो है ये पीछे नहीं है, लगातार बॉर्डर के ऊपर रोड्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया लेवल पर चल रहा है। काफ़ी अच्छे लेवल पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं या जिस तरीके के कुछ जानकारियां हमारी भी हैं जिनसे हमारे को थोड़ा बहुत पता लगता है, वो ये कह रहे हैं कि फास्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो चुकी है। 2020 का भारत है ये, 1962 का भारत नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। हमारे YouTube चैनल के साथ साथ आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें आप डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, कर सकते हैं, डिबेट्स हो सकती हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।